साथियों नमस्कार। 5 राज्यों के इलेक्शन हो चुके हैं और ये इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प रहे। अब इनके नतीजों का इंतजार है जो 3 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये इतने दिलचस्प रहे कि इसमें हथियारों से हथियार टकराते गए, शह मात का गेम चलता रहा और इसमें पनौती शब्द का भी इस्तेमाल किया गया और इसमें मूर्ख होकर राजा भी किसी के लिए बोला गया। किसी भी पार्टी ने अपना कोई भी ब्रह्मास्त्र छोड़ने में कंजूसी नहीं की और कमाल की बात यह है कि कई ऐसे हथियारों का इस्तेमाल इस इलेक्शन में किया गया जिनका इलेक्शन 2024 में किया जाना चाहिए था। दोस्तों, आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, दूसरे चैनल पे देख रहे हैं, लेकिन आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो मैंने राजस्थान और मध्य प्रदेश की मिट्टी से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हुए आपके साथ में मैं रहा और वहाँ के ज़मीनी जो मुद्दे हैं उन्हें समझने की और समस्याएं जो वोट देने के आधार है उन्हें भी समझाने की आपको कोशिश की है। अपने सीमित संसाधनों के चलते हुए मैं छत्तीसगढ़ और मिजोरम में नहीं जा पाया, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से को मैंने कवर किया है। आज जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बड़े चैनल हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। मैं अपना एग्जिट पोल बता रहा हूँ जो मैंने स्टडी की है, उनसे प्रभावित हुए बिना बता रहा हूँ। कहीं कहीं मेरे जो सर्वे है, मेरी जो स्टडी है उनसे मेल खाती है और कहीं कहीं मैं उनसे जुदा हूँ, लेकिन मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा। सबसे पहले मैं मिजोरम की बात करूंगा जो एक उत्तर पूर्वी स्टेट है और उन 5 राज्यों में से सबसे छोटा स्टेट है जिन राज्यों में अब चुनाव समाप्त हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ 40 सीटें हैं विधानसभा की और सरकार बनाने के लिए यहाँ पर 21 सीटों की आवश्यकता होती है। साथियों, 2018 की अगर बात करें तो यहाँ पर MNF की सरकार बनी थी जिसके सुप्रीमो थे, CM बने थे जोरमथंगा। उस समय उन्होंने एक बड़ा उलटफेर किया था और उन्होंने MNF को 40 में से उस समय 26 सीट मिली थी। जो MNF है मिजो नेशनल फ्रंट इसे बोल सकते हैं और दूसरी है ZPM है, इसका नाम जोरम पीपल पार्टी। उस समय ये दूसरे नंबर पे पार्टी रही थी और इसे 8 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों के साथ में तीसरे नंबर पे रहना पड़ा था। और भाजपा यहाँ पर किसी मुकाबले में नहीं होती, यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ अस्तित्व है नहीं। इसका थोड़ा सा नज़दीकी जो है MNF के साथ में जुड़ी रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले इलेक्शन में यहाँ पर 1 सीट मिली थी। अगर अब बात की जाए इस वाले चुनाव की 2023 की, तो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा उलटफेर होता नजर आ रहा है, जो कि बाकी चैनल्स और बाकी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और MNF का मुकाबला है। तो यहाँ पर जो मेरी स्टडी है वहाँ पर कांग्रेस इस बार भी यहाँ पर मुकाबले में नहीं है और कांग्रेस को फिर से एक बार तीसरे नंबर पर सब्र करना होगा। तो MNF को इस बार मात्र 5 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, मात्र 5 सीटें, जिसे पिछली बार मिली थी 26 सीटें। इसका मतलब मोटा मोटा 21 सीटों का नुकसान है और ये जो सीटें हैं ये जा रही हैं ZPM के खाते में, जिसे 8 सीट मिली थी। इस बार इनका आंकड़ा लग रहा है कि ये 30 सीटें पार कर देंगे। अगर 30 सीटें ये पार कर देते हैं तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर सरकार बदल रही है। जोरमथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री पद से इन्हें हटना पड़ेगा और कांग्रेस लगभग 4 या 5 सीटें ही इस बार भी ले पाएगी, जिन्हें पिछले चुनाव में भी 5 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी का अगर यहाँ पे खाता खुल जाए तो मुझे थोड़ा सी हैरानी होगी। मुझे लगता है कि शायद 0 या फिर 1 सीट या जोर मार के 2 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर MNF की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा सकती थी और अपने आप को थोड़ा सा उनसे जोड़कर देख सकती थी, क्योंकि MNF की जो नज़दीकी है वो भाजपा के साथ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे जहाँ पर दूसरे नंबर की सीट है। दूसरे नंबर की सीट से क्या मतलब है, छोटे स्टेट से बड़े स्टेट की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर 90 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होगी। अगर आप इससे पहले बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा पीछे जाएं तो भूपेश बघेल ने 10 साल बाद एक सरकार को बदला था, भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाया था। आज भी यहाँ भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का नाम चलता है। वहाँ के लोगों के लोगों में भाजपा के प्रति मोहब्बत है, लगाव है। लेकिन कांग्रेस ने 68 सीट ली थी 2018 के इलेक्शन में
भाजपा को मात्र 15 सीटों से सब्र करना पड़ा था। उससे पहले मतलब कि अब से 2 इलेक्शन पहले की अगर मैं बात करूं तो उस समय भाजपा के पास 49 सीटें थी और 49 सीटों में से मात्र 15 पे सब्र करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, जबकि कांग्रेस 68 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी। वहां पर अन्य भी हैं जिनके खाते में 5 सीट गई थी। अगर इस चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो बाकी चैनल हैं वो बात कर रहे हैं कि भूपेश बघेल की शायद सरकार बन जाए, शायद ना बने, अगर बनेगी तो बहुत कम मार्जिन के साथ में बनेगी, इन्हें 45-46 सीटें मिल सकती हैं या गठबंधन होगा, बहुत सारी इस तरह की बात है। मेरा जो यहाँ का आइडिया है, कांग्रेस को 50 सीटें मिल रही हैं बिल्कुल, जबकि सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की है, तो एक मतलब कंफर्टेबल मार्जिन के साथ में कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मात्र 35 सीटें मिल रही हैं। हाँ, यहाँ पर अगर कंपैरिजन की बात की जाए दोनों, तो कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों से 35 सीटों पर पहुंच रही है, 20 सीटों का फायदा है, लेकिन सरकार बनाने से काफी दूर रह जाएगी भाजपा, और कांग्रेस एक बार फिर से एक ठीक ठाक मार्जिन के साथ में सरकार बना लेगी, कम से कम 50 सीट मिलेंगी। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं एक्यूरेट सीटें बता रहा हूं, तो ऐसा होगा नहीं कि जो मैं सीटें बता रहा हूं वही सीट आएंगी। तो यहाँ पर 90 सीट है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि 8 सीटों का माइनस प्लस आप मान के चलें, पर 8 सीटें किसी पार्टी की कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक्यूरेट बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 50 सीटों के आसपास पहुंचेगी कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी 35 सीट पे रहेगी। 5 सीटें फिर से अन्य के खाते में जाएंगी, जिसमें बसपा भी है और जनता कांग्रेस भी है। यहाँ पर पिछली बार भी इन्हें कुछ कुछ सीटें मिली थी, बसपा को तो देश के हर हिस्से में कहीं कहीं 1-2 सीटें मिलती रहती हैं, तो बसपा यहाँ पे भी मौजूद है, और लगभग 1 या 2 सीटें बसपा के हिस्से में आएंगी। जनता कांग्रेस पार्टी है, उन्हें भी यहाँ पर 1-2 सीटों की प्राप्ति हो जाएगी। साथियों, अब बात करते हैं हम तीसरे स्टेट की, जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं विधानसभा की, और सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए। मतलब 60 का जो ये आंकड़ा है, ये एक जादुई आंकड़ा है, इसे पाने के बाद ही यहाँ पर सरकार बनाई जा सकती है। ये आंध्र प्रदेश से निकला हुआ स्टेट है तेलंगाना, और ये भारत का 28वां राज्य है, जहाँ पर KCR मतलब कुंता कुलवा चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। इनकी पार्टी का नाम TRS है। ये BRS हुआ करती थी पिछले साल तक, लेकिन अपनी पार्टी के वजूद को बढ़ाने के लिए इन्होंने TRS को अब BRS कर दिया, B4 भारत राष्ट्र समिति। अब अगर पिछले चुनाव से यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, और कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, जबकि उस समय जो BRS थी उसे 28 सीटें मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी मात्र 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है देश की, और दुनिया की नंबर 1 पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब देखते हैं कि एक सीट मिली हुई है तो हमें सोचना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और मात्र 1 सीट। इस बार अगर तुलना करेंगे, पहले बात करते हैं, यहाँ AIMIM का असर है हैदराबाद की तरफ। पिछले चुनाव में इन्हें 7 सीटें मिली थी, और BJP को 1, कांग्रेस को 19 और TRS को यहाँ पर 88 सीटें मिली थी। अगर अब की बात करें तो बिल्कुल लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर ऊपर जाएगी, थोड़ा आगे जरूर बढ़ेगी, और मुकाबला थोड़ा सा नज़दीकी नहीं बताया जा रहा था, लेकिन ये बताया जा रहा था कि KCR की सीटें कुछ कम हो सकती हैं और कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन जो अब एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, ये एग्जिट पोल तो है नहीं, एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, अगर ये आंकड़ा सही निकलता है तो इस बार कांग्रेस को यहाँ पर 72 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को। एक बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये किसी ने कल्पना नहीं की थी कि KCR इतने, क्योंकि उनका अपना एक नाम है, एक वजूद है, और तेलंगाना के अंदर उनकी धमक है, उनका वोटर है, एक संगठन है, और उसके मुकाबले में कांग्रेस के पास इतने बड़े चेहरे नहीं थे। लेकिन ये यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि तेलंगाना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की काफ़ी विजिट हुई थी, काफ़ी रैलियाँ हुई थी, और यहाँ पर शायद चुनाव बदलने में योगदान रहा है राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का।
जिनकी वजह से 72 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती लग रही हैं और बीजेपी को फिर से यहाँ पर शायद 1 या 2 सीटें लें, जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि इस बार बहुत पैसा भी खर्च किया है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा है, तो शायद 1 सीट या 2 सीटें यहाँ पर फिर से भाजपा को मिल सकती हैं। और टीआरएस को यहाँ पे मात्र 38 सीटों से सफर करना पड़ेगा। 119 में से खाली 38 सीटें मिल रही हैं और एआईएमआईएम और ये अदर्स को भी थोड़ा थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है। इन सबको टोटल मिलाकर 7-8 सीटें मिल सकती हैं। तो मतलब ये तेलंगाना इन 5 राज्यों में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, उलटफेर हो सकता है, और इसकी मैं भी कल्पना नहीं कर रहा था, लेकिन चुनाव आते आते काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदली हैं और अब देखते हैं कि हम असली नतीजों के कितने आसपास पहुंच पाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी भाषी राज्यों के बारे में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक लंबे समय तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक बड़े भाग में गया हूं और मैं शहरों के बजाय गांव और देहातों में ज़्यादा गया, जहां पर रिपोर्टर और एंकर और पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं। उन जगह की मैंने रिपोर्टिंग की, आशा है आपने कुछ मेरी वीडियो देखी होंगी। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा सूबा है राजस्थान। यहाँ पर 199 सीटों पर इलेक्शन हुआ है। एक उम्मीदवार की मौत हो गई थी, वो अभी वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ। तो सरकार बनाने के लिए 100 सीटें चाहिए, मतलब एक शतक एक सैकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। जिसके पास सैकड़ा हो जाएगा वो सरकार बना लेगा। राजस्थान अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है, अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, अपने महलों के लिए प्रसिद्ध है और अतिथि सेवा करने के लिए भी ये फेमस है। राजस्थान के बारे में कभी आप बात करेंगे, आप कहीं वीडियो देखेंगे तो पधारो हमारे देश, ये लाइन आप सुनेंगे, मेरे को बहुत पसंद है। इसकी बात करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और जब मैं गाँव और देहातों में गया तो मुझे जो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा सुनने को मिली वो ये है। पहली कि अधिकतर लोगों ने कहा कि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है। अगर हर 5 साल में बदलती है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का नंबर पड़ता है सीधे सीधे। और दूसरी बात कि अशोक गहलोत की जो लोक लुभावन या जनहित से जुड़ी योजनाएं हैं, वहाँ की स्कीमें हैं, वो लाजवाब हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी का नाम है कि बहुत सारी स्कीम मिलती है। यहाँ के राजस्थान में इतनी सारी स्कीम लोगों ने बताई। वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, वहाँ पर खाने के पैकेट राशन में जो है हल्दी, नमक, चीनी, चावल हर चीज़ मिलती है। वहाँ अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, वो मेरे को याद नहीं, बहुत सारी उन्होंने स्कीम बताई। और दूसरी ये कि यहाँ पर सरकार बदलती है, तो ऐसे में फैसला करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि जो सरकार पलटने वाला जो फार्मूला है हर 5 साल में वो लागू होगा या फिर अशोक गहलोत का जादू, उनकी योजनाएं, उनकी स्कीम, उनकी जनहित के कार्य चलने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और महसूस की है कि धर्म और जाति का खेल यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया। और मैंने अगर मंदिर के बारे में सवाल पूछे, अगर मैंने 370 धारा हटने के बारे में बात की, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इन चुनावों में यहाँ के स्थानीय मुद्दे चलेंगे, राजस्थान की समस्याएं चलेंगी, यहाँ पर स्कीम चलेंगी, लेकिन धारा 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे वो केंद्र सरकार के मुद्दे हैं और वो लोकसभा में किसी हद तक काम आ सकते हैं, लेकिन राज्य के चुनाव में इनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता। अगर 2018 के चुनाव की बात अब यहाँ पर की जाए तो भाजपा को उस समय 70 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 108 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी उस समय। यहाँ पे एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार पार्टी है, उसे भी 3 सीटें मिली थी और निर्दलीयों का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा जोर रहा था, जिन्हें 12 सीटें मिली थी। और आज हम खड़े हैं 2023 में और हम चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े बड़े चैनल हैं उनमें आपस में बहस है। अधिकतर जो भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ बता रहे हैं, लेकिन मेरा जो आंकड़ा है वो कहता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 84 सीटें मिलने जा रही हैं, 84 सीटें मिलेंगी, जो कि पिछले चुनाव में 70 थी। मतलब कि 14 सीटों का फायदा है, लेकिन सरकार बनाने से दूर है। वहीं पे कांग्रेस को 108 की जगह 105 सीटें मिल रही हैं। 105 सीटें मिलेंगी तो 3 सीटों का नुकसान है, लेकिन सरकार
आसपास आकर खड़ी हो जाती है। लगता है कि अशोक गहलोत की योजनाएं इस चुनाव में काम आ रही हैं और अशोक गहलोत सरकार बनाने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी सीटें निर्दलीय को भी मिल सकती हैं। 10 सीटों का आंकड़ा मेरा है। यहाँ पर 199 सीटें हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि थोड़ा सा डाउट मुझे भी हो रहा है। 10 सीटें मैं कहूंगा कि आप माइनस प्लस किसी हद तक हो सकती हैं, क्योंकि एक्यूरेट तो कभी आंकड़े नहीं निकलते। लेकिन अगर भाजपा को जो 84 सीटें मिल रही हैं, इनकी 10 सीटें मान लेते हैं बढ़ जाती हैं, जो कि मैं 84 सीटें बता रहा हूँ, अगर 94 सीटें बढ़ जाती हैं तो भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती नजर नहीं आ रही। और अगर कांग्रेस की जो 105 सीटें हैं, अगर उनकी भी 10 कम हो जाती हैं तो 95 सीटें होने के बावजूद कहीं ये जुगाड़बाजी करके निर्दलीय से ले लेंगे या एक दो छोटी छोटी पार्टियां, उनसे ये सीटें लेकर तब भी सरकार बना सकते हैं। तो लगता है कि अगर ये आंकड़ा सही निकलता है, और मैं कह रहा हूं कि आसपास निकलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा मेरे एग्जिट पोल में, सरकार यहाँ पर अशोक गहलोत की बनेगी। मार्जिन थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। साथियों, अब चलते हैं मध्य प्रदेश में, जो कि सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट रहा इन 5 राज्यों में से, जहां पर कुल 230 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 116 सीटों का है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां शिवराज सिंह चौहान मामा ये पिछले 19 सालों से सरकार चला रहे हैं और उनके सामने खड़े हुए हैं कांग्रेस के कमलनाथ, जो कि अपने आप में वो भी बड़े चेहरे हैं। अगर बताया जाए, पिछले इलेक्शन की बात की जाए, तो यहाँ पर कांग्रेस ने 114 सीटें ली थी और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी। तो कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट थी पिछले इलेक्शन में। सुबह से काउंटिंग शुरू हो गई थी और उसका नतीजा आते आते रात हो गई थी, और रात को कहीं जाकर पता चला कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अब यहाँ पर फिर से इलेक्शन है, लेकिन एक बार आपको फिर से याद दिलाया जाना चाहिए कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ की सरकार बनी थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े लीडर थे। इसी दौरान कोई 15 महीने बाद सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी से प्यार हो गया और उन्होंने, आपको पता है प्यार कैसे होता है, अपने करीब 20 लोगों के साथ में, 20 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। जनता में इस बात को लेकर कशक भी है, एक टीस भी है कि जिससे सरकार बनाने का मौका दिया गया, जिसे बहुमत दिया गया, उसके साथ में एक धोखा हुआ, गद्दारी हुई। लेकिन दूसरी तरफ शिवराज चौहान सिंह की अपनी खूबियां हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और राजस्थान की तरह उन्होंने भी बहुत सारे स्कीमें मध्य प्रदेश के अंदर चला रखी हैं। उनकी एक स्कीम है लाडली बहना, जो कुछ ही दिन पहले शुरू हुई है। उन्होंने इस योजना ने काफी कमाल इस बार किया है। अगर 6 महीने पहले इलेक्शन हो गया होता तो उस समय कांग्रेस की, कमलनाथ की मध्य प्रदेश के अंदर इतनी तगड़ी हवा थी, इतनी बड़ी बयार थी कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता था। और मीडिया ने और सभी एजेंसियों ने यह मान लिया था कि कांग्रेस एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ में यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जैसे इलेक्शन नज़दीक आता गया और नज़दीक आता गया, यहाँ की हवा बदलनी शुरू हो गई। और हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री का। शिवराज चौहान सिंह को भी दरकिनार करने की कोशिश की गई और बहुत सारे बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर इलेक्शन लड़वाया गया और जनता से बोला गया कि आप कमल के फूल को ध्यान में रखिए और मोदी जी के चेहरे पर वोट दीजिए। इस बार इन 5 राज्यों में किसी में भी भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। एक बार फिर से अगर आपको याद दिलाऊं तो कांग्रेस को मिली थी 114 सीटें, तो इस बार कांग्रेस को मिल रही हैं 120 सीट। ये देखिए कमाल की बात है, 120, जहां पर दूसरे चैनल दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, कमलनाथ की सरकार बन रही है और 120 सीटें यहाँ पे मेरा स्टडी बता रही है, मेरा एग्जिट पोल बता रहा है 120 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी को जो 109 सीटें मिली थी पिछली बार, 102 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। मतलब कि है काफी नजदीकी मुकाबला है। ऐसा नहीं कि सुपड़ा साहब किसी पार्टी का नहीं हो रहा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर सरकार बनने की बात है तो फिर से यहाँ पर
कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ की सरकार बनेगी। तो मैं यहाँ पे भी कहूंगा कि 10 सीटों माइनस प्लस करके यहाँ पे भी चलिए। मैं वो बताता हूँ कि कांग्रेस को 120 सीटें मिल रही हैं, अगर 10 सीटें कम हो गई तब भी वो आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि 116 सीटें चाहिए। और अगर भाजपा को की 10 सीटें बढ़ गई तो तब भी उनका काम चलना बड़ा मुश्किल है। मुकाबला नजदीकी है, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। दोस्तों, ये था एग्जिट पोल, ना कि एग्जैक्ट पोल। एग्जैक्ट पोल आएगा 3 दिसंबर को, और धड़कनें आपकी भी तेज होंगी और पार्टियों की धड़कनें तो बहुत तेज चल रही होंगी। बीच में आप भी कमेंट करके अपना ख्याल बताइए कि आपके हिसाब से, आपके अंदाजे से किस पार्टी को किस राज्य में बढ़त मिलने जा रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक करना ना भूलें।